क्लास 12th का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, अब तो फर्स्ट हो गया, पहले तो ये सेकंड चैप्टर हुआ करता था। अगर आप में से किसी के पास पुरानी बुक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे पुरानी बुक है, तो इसमें सेकंड चैप्टर है। सॉलिड स्टेट सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उसे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। पहले मैं आपको सॉल्यूशन में बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन चाहिए होगी, बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक्स मैं पढ़ा टोटल इसमें है, मैं सब एक जगह कलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर इसमें दूसरा टर्म होगा कॉन्सेंट्रेशन, और इनके कॉन्सेंट्रेशन के अपने अलग अलग टाइप्स। तीसरा होगा सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ेंगे पहले सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा होगा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड को हम हेनरीज लॉ के नाम से जानेंगे। तीसरा होगा लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम राउल्ट्स लॉ के नाम से जानेंगे। फिर चौथे पोर्शन में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पांचवा टॉपिक हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। सिक्स जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड एट द एंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे आखिरी पोर्शन, जिसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ये टोटल हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसका पूरा सिलेबस। सॉल्यूशन का पूरा सिलेबस आपके सामने है। सॉल्यूशन पहले मैं अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट कराऊंगा। फिर इस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा और आखिरी में जेईई और नीट के क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा सॉल्यूशन। इससे पहले कि सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी बताऊं, पहले एक मिनट के लिए ज़रा सोचते हैं। जैसे वर्ड सॉल्यूशन आता है हमारे दिमाग में तुरंत लिक्विड ना मैच तुरंत हिट करता है कि लिक्विड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा होगा। क्या सच में सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन से ही है? नहीं, सॉल्यूशन कई तरीके के बन सकते हैं। उसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे ज्वेलरी पहनते हैं आप लोग, सिर्फ तुमने पहना है, तो इनके कान में ज़रा देखें, इन्होंने गोल्ड की एक ज्वेलरी पहन रखी है। ये क्या प्योर गोल्ड की है? अभी मैं बोल रहा हूँ सस्ते रास्ते से ख़रीदा था इसने। नहीं, इसमें कॉपर भी होगा। तो कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है। उन दोनों को मिला करके जो एलॉय तैयार किया गया, उस एलॉय से ये ज्वेलरी तैयार की गई है। तो वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन, इसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब, अगर कभी भी आप ये सोचें कि सॉल्यूशन का मतलब होता है लिक्विड सॉल्यूशन से, तो नहीं। लिक्विड सॉल्यूशन बस एक सॉल्यूशन का पार्ट है। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे इसमें द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू non-reacting substances।
द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब आप जहाँ पे होमोजीनियस लिखा आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए और दूसरा अंडरलाइन आप कर लीजिए नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे। अब नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ? ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन ना करें। इसको ऐसे समझ लेते हैं, दूध में चीनी मिलाते हैं और एक गिलास दूध है उसमें हमने चीनी मिला दिया और मस्त घोल दिया। पीने को नहीं बोल रहा हूँ अभी, बस ऐसे घोल के रखने की बात कर रहा हूँ। दूसरा है उसी दूध में हमने थोड़ा सा नींबू का रस मिला दिया। 5 मिनट के बाद दोनों दूध को एक बार वापस से चेक कीजिए, क्या लगता है जिसमें आपने नींबू का रस मिलाया क्या वो दूध जैसा रह जाएगा? नहीं, अब वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फटने का कपड़ा है क्या, एकदम फाड़ दिया उसको, वो ख़राब हो जाएगा, है ना। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो गई, अब वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं उसकी। वो दही बन गया हो गया, पनीर बन गया होगा। तो दही या पनीर की प्रॉपर्टी क्या दूध की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है? नहीं, अलग है ना। तो अब वो नींबू के रस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ना ही दूध का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। दो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और उससे जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब मैंने शुगर को पानी में या दूध में मिलाया था उस टाइम पे शुगर की अपनी प्रॉपर्टी यानी कि मिठास है और दूध की अपनी प्रॉपर्टी है, वो भी है। दोनों अभी इस टाइम पे एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उन दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं और जो ऐसे दो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन नहीं करते हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्यूशन। दूसरी बात, सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। फिर से देखें बेटा, अब सवाल है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो अक्सर हम लोगों को पढ़ाया गया है कि जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूट आपने कहा सर स्मॉलर अमाउंट वाला और सॉल्वेंट आपने कहा लार्जर अमाउंट वाला, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अगर आपको सॉल्वेंट का पता करना है तो आप बस सॉल्यूशन देख लो। मान लो अगर फिजिकल स्टेट, ये जो आप लार्जर और स्मॉलर अमाउंट की बात करें ये तभी काम करेगा जब इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो। जैसे आपने 20 मिलीलीटर अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का नाम सुनते एकदम चेहरे पे स्माइल। अगर आपने 20 मिलीलीटर अल्कोहल ले लिया और आप 80 मिलीलीटर आपने वाटर ले लिया, उन दोनों को आपस में मिला दिया, तो अल्कोहल क्या है? लिक्विड। वाटर क्या है? लिक्विड। और इससे बनने वाला सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड। इस केस में सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है। जिस केस में तीनों फिजिकल स्टेट सेम हो तभी जाके आप कह सकते हो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। लेकिन अदरवाइज मान लीजिए आपने शुगर ले लिया, शुगर को आपने वाटर में मिला दिया और इससे आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, शुगर सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइए शुगर कैसा है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड है। वाटर कैसा है? लिक्विड है। और जो सॉल्यूशन बना वो कैसा है? लिक्विड है। इस केस में सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बराबर होता है। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अब देखना है तो आप सिर्फ क्या देख लो? सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। तो सॉल्यूशन अभी लिक्विड है तो उन दोनों में कंपोनेंट में से जो लिक्विड होगा वही सॉल्वेंट होगा और जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस केस में आप कहेंगे वाटर आपका लिक्विड है तो वो आपका सॉल्वेंट हो गया और शुगर या सॉल्ट जो भी आपने मिलाया वो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इस तरीके से हमें पता चला। ये जो अमाउंट है, अमाउंट देख के हम सिर्फ तभी बता सकते हैं जब सबका फिजिकल स्टेट सेम हो, और अगर सबका फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा सेम होना चाहिए। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ solute, solvent and solution are in same physical state, if solute, solvent and solution are in same physical state, if solvent, solute and solution are in same physical state, then the substance having larger amount, the substance having larger amount
called solvent, called solvent. All others are solute. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितने हो सकते हैं? किसी भी सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट हो सकते हैं? सिर्फ एक, सिर्फ एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे सॉल्यूट होंगे, आप चाहे जितनी चीज़ें मिला दो। तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या हो गया? सॉल्वेंट, बाकी सारी चीज़ें सॉल्यूट हो जाएंगी। क्लियर है ना? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन are in different physical state, if solute, solvent and solution are in different physical state, then बताइए, then the physical state of solution must be same with solvent. तो आप इसे देख करके बता सकते हो सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सवाल होगा कि जब भी कभी हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला सवाल होता है आखिर किसके बेसिस पे टाइप बता रहे हो। तो पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन, पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट। मान लीजिए आपके पास जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसमें कितने कंपोनेंट है, इसके बेस पे मुझे सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है या बताना है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कंपोनेंट और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए? मिक्सचर बनाना है तो कितने चाहिए बेटा? 2 चाहिए। तो अगर मान लो 2 कंपोनेंट से आपने मिक्सचर बनाया तो जो सॉल्यूशन होगा उसे बाइनरी सॉल्यूशन नाम दिया जाएगा। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, ठीक है। अगर 3 कंपोनेंट है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट है तो टेट्रानरी, ऐसे ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट है तो पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉलीनरी का मतलब ढेर सारे कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। एक बात ध्यान देंगे, इसमें एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ भैया, कंपोनेंट चाहे हजारों क्यों ना हो, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, ठीक है ना। कंपोनेंट चाहे कितने भी क्यों ना हो, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन contain only one solvent, all other are called solute। केवल एक ही कंपोनेंट होगा जो सॉल्वेंट कहलाएगा, इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलेंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट के बेस पे सॉल्यूशन को डिफाइन करूं तो इस तरफ मैं लिख सकता हूं सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूट और इस तरफ सॉल्यूशन। मान लो आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, आप मुझे बताएं सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मैं सॉल्यूट सॉलिड भी ले सकता हूँ, लिक्विड भी ले सकता हूँ और गैस भी ले सकता हूँ। अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूशन हो गया आपका सॉलिड इन सॉलिड। अगर लिक्विड है ये और ये सॉलिड है, सॉल्यूट अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड इन सॉलिड। और अगर ये गैस और ये सॉलिड है फिर क्या हो जाएगा? गैस इन सॉलिड। ये जितने भी सॉल्यूशन दिख रहे हैं ये सारे सॉल्यूशन
सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कौन सा है? सॉलिड। गुड। इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट को मैं लिक्विड कर दूं तो फिर से सॉलिड हो सकता है कि सॉलिड हो सकता है कि लिक्विड हो, या हो सकता है कि गैस हो। फिर से तीनों हो सकते हैं सॉल्यूट। अब बताओ, अगर मैंने कहा सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। अगर सॉल्वेंट भी और सॉलिड दोनों लिक्विड हो तो हो गया लिक्विड इन लिक्विड। अगर यहाँ पे गैस है और ये लिक्विड में डिजॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा गैस इन लिक्विड। ये जो तीन आपके सॉल्यूशन दिख रहे हैं, ये तीनों लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जाने जाएंगे। और याद रखें, यही हमारे सिलेबस में है, बस लिक्विड सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट, गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉलिड फिर से हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो, या हो सकता है गैस हो। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या हो जाएगा? ये सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। दूसरा, लिक्विड इन गैस। तीसरा, गैस इन गैस। ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन के नाम से जाने जाएंगे। तो टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। हर किसी के 3-3 पार्ट हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए टोटल 9 सॉल्यूशंस हमें फिजिकल स्टेट के बेस पे मिल गए। लेकिन थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड करूं तो ये रहा सॉल्वेंट और इसके बेस पे ये रहा सॉल्यूशन। मान लो सॉल्वेंट आपका वाटर है, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो बताओ बेटा सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वस। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये अल्कोहल है तो सॉल्यूशन का नाम अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर ये गैस, ये आगे कुछ भी है, जैसे कि अगर ये एसीटोन है तो नाम क्या हो जाएगा? एसीटोनिक सॉल्यूशन। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे हो गया। ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ क्योंकि अभी आपने सिलेबस तो लिख लिया होगा। नेक्स्ट, तीसरा हो गया। फोर्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे देखूं तो सबसे पहला होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन हमारे इसके बेस पे हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसके बेस पे हुई? सॉल्युबिलिटी के बेस पे। अब सवाल है कि आखिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और अमाउंट में डिजॉल्व कराया जा सके उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसमें सॉलिड और डिजॉल्व ना कराया जा सके उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। मान लो आपने ऐसे देखो, मान लिया आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया और उसे मस्त घुमा दिया, डिजॉल्व हो गया। 1 चम्मच चीनी और डालते हैं और उसको भी घुमाते हैं, वो भी डिजॉल्व हो गया।
और अभी और 1 चम्मच डिजॉल्व हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसेचुरेटेड। लेकिन मान लो 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच चीनी डालने के बाद अब छठा चम्मच जैसे मैं चीनी डाल रहा हूँ वो नीचे बैठ जा रहा है, इसका मतलब डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? सेचुरेटेड। लेकिन उसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर दे करके गर्म कर दिया जाए, मतलब थोड़ा हीट दे के गर्म कर दिया जाए और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अब वो वापस से अनसेचुरेटेड हो जाएगा और उसमें सारी चीज़ें जो डिजॉल्व नहीं थी वो भी डिजॉल्व होने लगेंगी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, डिजॉल्व करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, डिजॉल्व करते जाओ। एक टाइम फिर आएगा जिसमें जितना मन के टेम्परेचर बढ़ा लो, अब इससे ज़्यादा कुछ भी डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, उसे बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? 3 टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास। अनसेचुरेटेड का मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। सेचुरेटेड का मतलब नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। सुपर सेचुरेटेड का मतलब हो गया नो मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व इवन एट हाई टेम्परेचर। सबके डेफिनेशन फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहला है आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब आप लिखेंगे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। दूसरा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। एट नॉर्मल टेम्परेचर, सेचुरेटेड में लिख देना एट नॉर्मल टेम्परेचर। नो मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व। बताओ बेटा तीसरा क्या है? सुपर सेचुरेटेड में क्या लिख दोगे? नो मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व एट इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी कोई भी अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कराया जा सकता। ये 3 सॉल्यूशन किसके हो गए? बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। 5th पॉइंट है बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। आगे आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेस पे इसे आइडियल, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब अगर आपने 1 लीटर पानी को 1 लीटर दूध के अंदर मिलाया है तो टोटल कितने लीटर होना चाहिए? 2 लीटर होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि 2 लीटर हो, 2 लीटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर एग्जैक्टली 2 लीटर हुआ दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, उस केस में आइडियल है। और अगर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं है, यानी कि उसमें 2 लीटर के बराबर नहीं है, तो वो कैसा हो गया? नॉन आइडियल। अब सवाल है कि अगर वो 2 लीटर के बराबर नहीं है तो 2 और ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 2 लीटर से ज़्यादा हो सकता है या तो 2 लीटर से कम हो सकता है। इस बेस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डेविएशन and negative deviation. Positive deviation that means delta V mixing is greater than 0 and negative deviation that means delta V mixing is less than 0. इसके बारे में और डिटेल में हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद इसको और ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे।
तो 5 तरीके से हमने सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। सबसे पहले किसके बेस पे किया था? नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं तो बाइनरी, 3 है तो ट्राइनरी, 4 है तो टेट्रानरी, ढेर सारे हैं तो पॉलिनरी। दूसरा हमने किसके बेस पे किया बेटा? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे 3 तरीके हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। उन तीनों के 3 हैं और हमारे सिलेबस में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर हमने अगला क्या है? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर वाटर है तो एक्वस, अल्कोहल है तो अल्कोहलिक, एसीटोन है तो एसीटोनिक, बेंजीन है तो बेंजोइक। एयर किस टाइप का सॉल्यूशन है? गैसियस है, गैस इन गैस सॉल्यूशन है ना, ठीक है। लेकिन उसको क्या नाम दें? अगर मैं सॉल्वेंट को देखूँ तो उसमें सॉल्वेंट कौन है? नाइट्रोजन। एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन 21%। बाकी सारी अदर गैसेस है। तो ज़्यादातर सॉल्वेंट कौन है इसमें? नाइट्रोजन। सॉल्यूट कौन है? बाकी सारी गैसेस सॉल्यूट है। तो एयर इज ए बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस और उसमें सॉल्वेंट है आपका नाइट्रोजन। तो एयर को आप नाइट्रोजनस सॉल्यूशन के नाम से जान सकते हो। गुड। आगे फिर हमने कहा बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में अगर सॉलिड और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा तो अनसेचुरेटेड, नहीं डिजॉल्व हुआ तो सेचुरेटेड, और अगर हाई टेम्परेचर देकर के भी नहीं डिजॉल्व करा पाए तो वो क्या होगा? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक फिर ये था बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपने 1 लीटर एक लिक्विड ए है, 1 लीटर लिक्विड बी को आपस में मिलाया तो पॉसिबिलिटी है कि वो 2 लीटर भी हो जाए या पॉसिबिलिटी है कि 2 लीटर ना हो, है ना? सही है नहीं? तो अगर आपने एक सब्सटेंस ए है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, 1 लीटर कंपोनेंट ए लिया, 1 लीटर कंपोनेंट बी लिया, दोनों को मिला दिया और ए बी बना दिया, तो ए बी का वॉल्यूम पॉसिबल है कि वो 2 लीटर हो जाए या पॉसिबल है कि वो 2 लीटर ना हो। अगर 2 लीटर नहीं हुआ तो 2 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है और 2 लीटर से कम भी हो सकता है। इस तरीके से टोटल 3 केस बनते हैं। पहले में 2 लीटर हो गया, उससे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरे में 2 लीटर से ज़्यादा हो गया, उसे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तीसरे में 2 लीटर से कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। गुड, कोई दिक्कत? अब एक सवाल है, व्हाट इज सॉलिबिलिटी? हेड डालेंगे सॉलिबिलिटी। जिस सॉलिबिलिटी के बेस पे हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो सॉलिबिलिटी आखिर है क्या? उस सॉलिबिलिटी को फिलहाल अभी हम सॉलिबिलिटी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कशन करेंगे सॉलिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले तरीके के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉलिबिलिटी में ही लिखेंगे सॉलिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी एबिलिटी टू सॉल्युबल। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू सॉल्युबल, ठीक है, ओके। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट डाल रहे हैं तो सॉल्यूट कितने अमाउंट में डिजॉल्व हो सकता है, वही सॉलिबिलिटी कहलाती है। हेड डालेंगे सॉलिबिलिटी और लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व in maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent or in a particular amount of solvent or solution। अब ये जो मैक्सिमम अमाउंट है ना बेटा, इस मैक्सिमम अमाउंट की जगह मैक्सिमम हटा के बाकी सारी चीज़ें लिखोगे तो उसे कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। हेड डालेंगे कॉन्सेंट्रेशन और लिखेंगे जहाँ पे आपने मैक्सिमम वर्ड लगाया है। अब देखो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन? Solubility is the maximum amount of concentration for any solution, okay? Concentration, the amount of solute, concentration में लिखेंगे the amount of solute
that can be dissolved in a particular amount of solution or solvent. ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्युबिलिटी, और ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन को टोटल कितने तरीके से लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के लिए दो तरीके हैं, एक तो उसकी क्वालिटी के बेस पे लिखोगे और दूसरे उसकी क्वांटिटी के बेस पे। तो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटेटिवली, and based on quantity, quantitatively. Based on quality, qualitatively, and based on quantity, quantitatively कहलाएगा। क्वालिटेटिवली यानी क्वालिटी के बेस पे दो होगा, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। क्वांटिटी के बेस पे ढेर सारे होंगे, उसमें सबसे पहला होगा परसेंटेज। परसेंटेज भी तीन तरीके का होगा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा है आपका मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलैरिटी, नेक्स्ट है मोलैलिटी, आगे है नॉर्मैलिटी। मैं एक बार वापस इन सबके फॉर्मूले लिख देता हूँ इसके, क्योंकि हमने 11th में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है, इसलिए इस 12th के इस नोटबुक में सिर्फ फार्मूले लिखे जाएंगे। और इस फार्मूले से आगे, ये फार्मूला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया जाएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन में मास परसेंटेज का फार्मूला बताइए बेटा। मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100। इसे W बाई W लिखा जाएगा और इसको W बाई V लिखा जाएगा और इसको नहीं, इसको V बाई V लिखा जाएगा। V वॉल्यूम परसेंट है, ये W बाई V लिखा जाएगा। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये हुआ। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर मास बाई वॉल्यूम, दिस इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। मोल फ्रैक्शन, इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है? नहीं, फ्रैक्शन है, सॉरी, फ्रैक्शन है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक और बात थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे,
मान लो अगर आपके पास सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉलिड बहुत कम है, मोल फ्रैक्शन मान लो A प्लस B मिक्स करके AB बनाया गया। A हमेशा सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है, B हमेशा सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है, AB हमेशा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाहिए तो आप कहेंगे मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, यही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि XB चाहिए तो क्या होगा, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। लेकिन मान लो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, कभी कभी ऐसा होता है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इतना ज़्यादा डाइल्यूट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A के कंपेयर में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल्स ऑफ A की कंपेयर में मोल्स ऑफ B बहुत छोटा है। ऐसा हो सकता है कि आपका A का मोल बहुत ज़्यादा, जैसे वाटर में आपने ऑक्सीजन गैस मिला दिया, तो अब एक गिलास पानी में बहुत कम ऑक्सीजन होता है, तो उस केस में मोल्स ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा। इस केस में आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आप कहेंगे इस केस में Na प्लस Nb अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है Na के। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे बताओ Xb की वैल्यू क्या हो जाएगी, Nb डिवाइडेड बाई Na। इसकी ज़रूरत हम लोग हेनरीज लॉ में करेंगे आगे चल के, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। और जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस केस में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बहुत कम होते हैं। फिर जाके XB इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाई Na का यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। ये रहा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मोलैरिटी। इरेज कर दूँ इसे, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अक्सर क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होता है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दैट मीन्स NB डिवाइडेड बाई V इन मिलीलीटर इंटू 1000। ये कैपिटल M का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली मोलैलिटी का फॉर्मूला स्मॉल m, बताओ बेटा। सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर मैं ग्राम में लेता हूँ तो 1000 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो स्मॉल m का फॉर्मूला हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई WA इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसकी जो यूनिट होती है वो होता है, क्या होता है बेटा यूनिट इसका, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट मोल पर किलोग्राम। तो दोनों की यूनिट हमें पता है। तो ये रहा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के सारे टर्म्स। और एट द एंड अगर मैं आपसे कहूँ मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन बताओ, तो बताओ बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, या किसी की याद है? डेंसिटी के टर्म में इसका रिलेशन M इक्वल्स टू 1000
मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड. This is the final formula of the स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी. कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी. D क्या है? डेंसिटी. किसका डेंसिटी? सॉल्यूशन की डेंसिटी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीज़ें. स्मॉल m मोलैलिटी, कैपिटल M मोलैरिटी, MB मोलर मास ऑफ solute, D density of solution, then last one is normality. बताओ बेटा, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ बोलो बेटा. नंबर ऑफ मोल्स के बजाय यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. पढ़ाना तो नहीं है पूरा फिर से वापस से? नहीं है ना? ठीक है. सारे फॉर्मूले लेकिन ज़रूर लिखना है. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000. ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया. अब नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. बताइए क्या होगा? कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू N फैक्टर. इसके बारे में हमने 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है. सारी चीज़ें याद होंगी. नहीं भी याद है तो अभी याद कर लो. नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर. कुछ और लॉज हैं जिनको इसी टाइम याद रखो तो ज़्यादा बेटर हुआ. जैसे अगर मैं कहूँ कि लॉ ऑफ डाइल्यूशन याद है किसी को? लॉ ऑफ डाइल्यूशन. अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो फॉर्मूला है M1V1 इक्वल्स टू M2V2. ये फॉर्मूला तो याद होगा. मान लो कोई एसिड और बेस है, उसको टाइट्रेट करना होता था तो लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता था. यहाँ पे लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग करते थे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 दिस इक्वल्स टू M फाइनल V फाइनल. लॉ ऑफ डाइल्यूशन या लॉ ऑफ मिक्सिंग. हम इसे न्यूट्रलाइजेशन को मिक्सिंग लिख देता हूँ मैं. लॉ ऑफ मिक्सिंग. ये दो लॉ यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन को आप ढेर सारे सॉल्यूशन को आपस में आपने मिला दिया है. उस केस में लॉ ऑफ मिक्सिंग आता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डॉट 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 M फाइनल V फाइनल. ये रहा आपका क्लास 11th का रिवीजन जो कि आप लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया है. तो एक बार सारे फॉर्मूले फिर से देख लीजिए. इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए. फिर जाके हम क्लास 12th का अपना सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं. हाँ फिर से बोलिए एक बार. हाँ नहीं कहा, कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं? अगर वो रिएक्ट करते तो कई अलग चीज़ बन जाती है. तो सॉल्यूशन है. रिएक्ट ना ही करे, रिएक्ट करना नहीं होता, मिलना होता है. जैसे एक तुम्हारे और संजना के दोनों रिएक्टिव हो
तो दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद तुम्हारा चश्मा टूटा हुआ नज़र आएगा, उसका चश्मा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, तुम्हारा हाथ पैर टूटा हुआ नज़र आएगा, है ना, तो उसके बाल उखड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये रिएक्टिव है। दो रिएक्टिव चीज़ को एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं जो घुल मिल जाते हैं। ये दोनों भाई देखो, रख दें एक साथ, एक कमरे में बंद कर देंगे, आराम से लेटे पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सुकून से कोई ना कोई आएगा दरवाज़ा खोलेगा ही। तो नॉन रिएक्टिंग है वो दोनों। ठीक, रिएक्टिंग सब्सटेंस हमेशा प्रोडक्ट बनाएगा, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हमेशा सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बेटा? हाँ, मिलकर काम करो फिर मिलने से सॉल्यूशन आ जाता है।